ओके, सो कोऑर्डिनेट बॉन्ड में क्या होता है? सी, आई थिंक आई हैव स्टार्टेड द रिकॉर्डिंग. यू आर सेइंग कि आई हैव नॉट स्टार्टेड. नो, इट इज ऑलरेडी इन द रिकॉर्डिंग मोड. सी, सो coordinate bond is the bond between what? In the detail we have already covered in the morning. In the coordinate bond, what is there? कि if one atom is there जिसके पास 8 इलेक्ट्रॉन है और दूसरा इलेक्ट्रॉन है B है जिसके पास either 0 इलेक्ट्रॉन हो और 6 इलेक्ट्रॉन हो, ऐसे मतलब डिफिशियंसी ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन, डिफिशियंसी ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन्स दो कैप्चर करें और वैकेंट ऑर्बिटल हो, तो वैकेंट ऑर्बिटल होगा तो भी वो 2 इलेक्ट्रॉन कैप्चर कर सकता है. सो होगा क्या? ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड से इसे डोनेट करेगा. इसको ऐसे दिखाओ, क्या हो जाएगा? A प्लस B माइनस ऐसे आएगा. कभी भी कोऑर्डिनेट बॉन्ड को या तो एरो दिखा दो तो प्लस माइनस चार्ज नहीं देखना, बट उसको ये यहाँ पे कर दो तो क्या आ जाता है? एरो हटा दो तो ये A प्लस और B माइनस ऐसे लिखोगे तो AB को ये लिखते थे, ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड हो गया AB और A इस तरह से. तो इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन का शॉर्टेज होगा, वही 2 इलेक्ट्रॉन कैप्चर करेगा. जिसके पास 4 का शॉर्टेज होगा वो कैसे करेगा, है ना? जैसे कि मैंने एग्जांपल दिया NH3 का, H है, N है, N है, N है, H है, यहाँ पे हो गया. और यहाँ पे क्या है? BF3 है, BF3. इसके पास कितना है? 6 इलेक्ट्रॉन. इसके पास कितना है? 8 इलेक्ट्रॉन. दोनों में पॉसिबल बॉन्डिंग कौन सा है? हाँ, तो इसमें कोऑर्डिनेट बॉन्ड आएगा. ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड होगा ना. तो कोऑर्डिनेट बॉन्डिंग में ये नहीं होता ना, कई बार डाउट होता है. ये डेटिव बॉन्ड बोलते हैं हम लोग. तो ये डेटिव बॉन्ड हो गया. ये डजंट मीन कि अपना 2 इलेक्ट्रॉन उठा के इसको दे देगा, ऐसा नहीं होगा. तब तो खुद बेगर बन गया. 8 की जगह 6 पे आ जाएगा और ये 8 पे आ जाएगा, तो ऐसा नहीं करना है. तो कोऑर्डिनेट बॉन्ड में होता क्या? ये वन साइडेड शेयरिंग है. इट इज ऑल्सो कॉल्ड वन साइडेड शेयरिंग. वन साइडेड शेयरिंग में कैसे होता है? ये है 2 है, यही 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ बीच में आ जाएंगे, वो उठा के बीच में डाल देगा. तब कितना हो जाएगा? अब इसके 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ बीच में आ गए तो बोरॉन पास 6 था, 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ से आ गया तो 8 इसका भी हो गया. ये 2 इलेक्ट्रॉन से दूर गया भी नहीं, इसका भी हो गया. क्लियर हुआ क्या हो गया? तो 2 इलेक्ट्रॉन इन बिटवीन शेयरिंग में आ जाते हैं और बोथ इलेक्ट्रॉन्स आर शेयर्ड बाय नाइट्रोजन. ये इलेक्ट्रॉन शेयर हो जाता है यहाँ पे. सो इट इज कॉल्ड वन साइडेड शेयरिंग. जबकि शेयरिंग दोनों साइड से होता है तो वो कौन सा बॉन्ड होता है? कोवेलेंट बॉन्ड. सो ये कौन सा हो गया? कोऑर्डिनेट बॉन्ड. सोच लो अभी. हाउ विल यू नो कि नाइट्रोजन है 8 इलेक्ट्रॉन? हाँ, ये नहीं समझ में आया तुम्हें जो मैंने बताया ना. नाइट्रोजन में 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, तो 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होगा ना तो वो 3 बॉन्ड बना लेगा तो 8 हो जाएगा. बोरॉन के पास 3 बॉन्ड होता है, 3 वैलेंस इलेक्ट्रॉन. ग्रुप नंबर याद है ना? तो 3 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं. तो ये नहीं समझ में आ रहा कि नाइट्रोजन पास 8 इलेक्ट्रॉन, वो कैसे मालूम चलेगा? इसके लिए नाइट्रोजन पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन मालूम होना चाहिए कि 5 होते हैं और वो 3 बॉन्ड बना चुके हैं. तो अब ये 5 ना कहीं 8 हो चुका है. तो ये थोड़ा सा बेसिक आइडिया 10th से पढ़ा होगा तो मालूम होगा कि ऑक्टेट हो गया इसका. उसी तरह बोरॉन पास 3 ही इलेक्ट्रॉन होता है, कैसे मालूम 3 होंगे? तुम्हें ग्रुप नंबर याद होना चाहिए. ग्रुप 13 क्या मतलब 3 वैलेंस इलेक्ट्रॉन, तो 3 फ्लोरीन आ जाएगा. तो कितना हो गया ये? तब ये इस तरह से 6 इलेक्ट्रॉन पे आ गए. ओके, तो और क्या डाउट पे देखो. सो कोऑर्डिनेट बॉन्ड हैपेंस ओनली व्हेन 2 इलेक्ट्रॉन डिफिशियंसी. हाँ आदित्य, 2 इलेक्ट्रॉन की डिफिशियंसी होगी तभी तो 2 कैप्चर करेगा ना. एक बॉन्ड आएगा 2 इलेक्ट्रॉन. मतलब क्या होता है कि ये एक समझो कि तुम्हारे पास कोई बिजनेस स्टार्ट करना है, तुम्हारे पास बहुत पैसे हैं और कोई दूसरा बंदा है स्किल वाला जो बिजनेस चला सकता है. तो तुम वन साइडेड डोनर हो गए, पैसे तुम इन्वेस्ट करोगे, दोनों का 50-50% प्रॉफिट होगा. समझ में आया? तो वन साइडेड डोनर तुम ही आ गए. तो ये नहीं हुआ कि तुम मान लो कि
सपोज तुम बहुत बड़े बिजनेसमैन हो, मैं कोचिंग इंस्टीट्यूट डालना चाहता हूँ, एक कॉलेज डालना चाहता हूँ, तो कॉलेज में डाल सकता हूँ, मेरे पास काबिलियत है कि कैसे करना है वो चला लूंगा मैं। पैसे तुम्हें इन्वेस्ट करने हैं। तो तुम ये नहीं होगा कि अच्छा सर आप आए हो, आपके पास पैसे नहीं है, ले जाओ फ्री के, ले जाओ 50 करोड़, मैं आपको फ्री में देता हूँ, फिर मैं दिखूंगा भी नहीं कभी। समझ में आया? तो होगा क्या, शेयरिंग में रखोगे कि चलो ये 50 करोड़ बीच में रखते हैं, हम दोनों के यूज में आएगा, कॉलेज चलेगा, जो प्रॉफिट होगा आधा आधा कर लेंगे। तो वही हुआ, NS3 वन साइडेड शेयरिंग करेगा, उसको डोनेट नहीं कर दिया, ये नहीं कि डोनेट करके खुद बेगर हो जाएगा। तुम किसी को 50 करोड़ देकर खुद जीरो नहीं हो जाओगे, उसको शेयरिंग में रखोगे तब वो चलेगा, तो दोनों के काम में आता वो। तो जिसके पास 2 इलेक्ट्रॉन के डिफिशियंसी है, बीच में तुमने 2 इलेक्ट्रॉन रख दिया, तो दोनों का काम हो रहा है, तो ऑक्टेट शेयरिंग होता है। ओके, कुछ कुछ इधर है। हाँ, एक्चुअली नाइट्रोजन है 5 इलेक्ट्रॉन, बट इट वाज हैविंग 3 हाइड्रोजन, सो इट इज 8, राइट। राइट साथ है। हाँ, सबको ही क्लियर हो गया कैसे पहचानना है किसमें ऑक्टेट है किसमें नहीं है, किसमें कितने लोन पे ये बताया था मैंने आज मॉर्निंग में। सोच लो, डाउट है तो। I3 - N3 बताता हूँ। Only 2 electron have the main intention to fulfill the octet. हाँ नित्या, राइट, कोऑर्डिनेट बॉन्ड हैपेंस ओनली, क्लियर है सर, ओके। बुकलेट में फॉर्मल चार्ज का फॉर्मूला नहीं समझा, समझने की जरूरत भी नहीं है, आईटी में कभी नहीं आएगा। आएगा तो तुम बस लुईस डॉट स्ट्रक्चर बनाना है, ये सब बस लर्न कर लेना, कार्बोनेट और ये सब जो मैंने एग्जांपल दिया, तब तुम्हें दिख जाएगा। कॉस्टनेस वेटिंग रूम बहुत ले आया मैं उसे। NH3 + BF3-, ये बता देता हूँ। नाइट्रोजन 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन, 8, क्लियर हो गया, यस। वाह क्या एग्जांपल है, मस्त समझा, गुड आर्यन। एक्चुअली नाइट्रोजन है 5 इलेक्ट्रॉन, हाँ इट वाज 8 सर, एक बार N3 I3-, ठीक है, वी गो फॉर N3- एंड I3-। नाइट्रोजन के पास 5 बैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं, 5 में 3 इधर आ गया। अब सोचो इसका ऑक्टेट कंप्लीट हुआ कि नहीं हुआ, लुईस डॉट स्ट्रक्चर, इसका भी ऑक्टेट हुआ कि नहीं हुआ। यदि कोई बाहर से आता है जिसके पास 2 इलेक्ट्रॉन की डिफिशियंसी हो, जैसे N- आ जाए, तो इसके पास 6 इलेक्ट्रॉन है, या ऑक्सीजन आ जाए तो इसके पास भी 6 इलेक्ट्रॉन है, यही होगा ना, तो दोनों में कौन सा बॉन्ड बनेगा, यही कोऑर्डिनेट बॉन्ड। इसको डोनर दे दिया, मतलब ये क्या बन जाएगा, और तुम इससे क्या लिख सकते हो, N ट्रिपल बॉन्ड N, इसको सिंगल बॉन्ड लिख दो, और जो डोनर है उस पर प्लस चार्ज, और जो एक्सेप्टर है उस पर माइनस चार्ज, था माइनस चार्ज मतलब 2 माइनस हो गया, और N2O में क्या हो जाएगा, ये N2O है, ऐसा है ना, ये 8 इलेक्ट्रॉन है, ये 8 इलेक्ट्रॉन है, तो ये क्या होगा, इसको कैसे दिखा सकते हो, इसको डोनेट करेगा, और N ट्रिपल बॉन्ड N इस पे प्लस और इस पे माइनस, यही होगा ना। ओजोन समझो, O2 हो गया, इसका ऑक्टेट है, यहाँ एक और ऑक्सीजन आ जाए, 6 इलेक्ट्रॉन 8 इलेक्ट्रॉन, इसको डोनेट कर देगा, और ऐसे होगा ना। क्लियर हो गया अभी? ओके, एक और एग्जांपल, O3 - N2 + NH4 + I3-। में क्या हो गया ना, I3 ले लो, I2 में कितना होगा, 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो एक तो बॉन्ड बनाया, 6 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे, यहाँ पर भी आ जाएगा 6 पे, राइट। नाउ I-, इसके पास भी कितने हैं, 8 इलेक्ट्रॉन। फिर दोनों में क्या बॉन्डिंग होगा, कौन सा किसको डोनेट करेगा, ऑक्टेट तो दोनों का है, बट दोनों के पास वैकेंट ऑर्बिटल है, वैकेंट डी ऑर्बिटल है ना, तो कौन सा बॉन्डिंग आएगा, एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड से डोनेट करेगा, तो इसको क्या लिखेंगे, आई पे माइनस, और ये न्यूट्रल।
ओके सोच लो, क्लियर हुआ अभी? कार्बोनेट का कैसा होगा? एन के ऊपर -2 नहीं समझ में आया। ओके, आई का प्लस नहीं आया। ओके ओके, चार्जेस प्रॉब्लम कर रहे हैं, किस पे प्लस किस पे माइनस क्यों आ रहा है ना? तो जो डोनर होता है उसको क्या देते हैं? या वैसे तुम दिखाओगे ए से बी, इसको लिख दो ए पे प्लस और बी पे माइनस। तो जो डोनर होगा उस पर प्लस चार्ज देना और एक्सेप्टर पे माइनस चार्ज देना, यही देना है ना? तो यहाँ पे डोनर कौन सा हो सोचो, चार्ज डिस्टर्ब कर रहा है ना, N2 हो, N डोनर है तो N पे क्या आ गया, यहाँ पे प्लस चार्ज, और ऑक्सीजन पे न्यूट्रल था तो माइनस चार्ज। बट यहाँ पे N पे ऑलरेडी एक निगेटिव चार्ज था, N माइनस लोगे यहाँ पे तो N माइनस में क्या हो गया, ऑलरेडी एक निगेटिव चार्ज है। अब ये जब डोनेट किया तो N पे प्लस और इस पे माइनस, बट पहले से एक माइनस है तो दो माइनस ना। हाँ, एक माइनस तो पहले से है तो ये आ जाएगा अभी। और न्यूट्रल रहता तब क्या हो जाता, जैसे NH3 है, HNH, H प्लस, इसको भी दो जीरो इलेक्ट्रॉन, दो इलेक्ट्रॉन चाहिए, इसके पास 8 इलेक्ट्रॉन है, एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड से डोनेट करेगा तब क्या हो जाएगा, इस पे प्लस और इस H पे माइनस, बट पहले ही से प्लस है तो वो न्यूट्रल हो गया ना। हाँ, तो वो न्यूट्रल हो जाएगा। आयोडीन में क्या हो गया, जो डोनर होगा उस पर प्लस आएगा, डोनर ये है, बट पहले ही से एक माइनस है तो प्लस आ जाएगा तो क्या होगा, न्यूट्रल हो गया ये। और बीच वाला क्या था, ये जीरो था तो पर एक्सेप्टर है, इस पे माइनस आएगा तो -1 आ गया। हाँ, आप सोच लो। नहीं, वैकेंट ऑर्बिटल तो है ना, जो दो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर सके। जीरो इलेक्ट्रॉन है तो दो एक्सेप्ट करेगा, या 6 इलेक्ट्रॉन है तो एक्सेप्ट करेगा, यही है ना? या वैकेंट ऑर्बिटल है तो भी एक्सेप्ट करेगा। कार्बोनेट, ओके, चलो ये डन। कार्बोनेट की बात करें हम लोग, तो कार्बन के पास क्या होगा, 2s2 2p2। तो ग्राउंड स्टेट में कार्बन का कंफिग्रेशन क्या होगा, 2s इधर हो गया, ये 2p हो गया, 1s लिखते नहीं क्योंकि वैलेंस सेल को पार्टिसिपेट करेगा। तो ये चार बॉन्ड तो बनाता है, कार्बन हमेशा चार बॉन्ड बनाएगा, तो कार्बन कभी भी कंबाइन करता है तो एक्साइटेड स्टेट में, ये 2s है 2p, एक्साइटेड स्टेट में क्या होगा, 2s का इलेक्ट्रॉन भी अनपेयर हो जाएगा, वो किधर चला जाएगा, 2p में चला जाएगा, यही है ना? हाँ, तो इसमें टोटल 3 हो गए, तब ये 4 बॉन्ड्स बनाएगा। चारों बॉन्ड बनाओगे तो कार्बन क्या हो गया, यहाँ पे ऑक्सीजन आ गया, ऑक्सीजन पास 6 इलेक्ट्रॉन है, और यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन था, ये 2 इलेक्ट्रॉन के साथ बॉन्ड बना लेगा, ऑक्टेट हो जाएगा। और यहाँ पे वो माइनस आएगा, यहाँ पे वो माइनस आएगा, 7 इलेक्ट्रॉन है, 7 इलेक्ट्रॉन है, इसके पास 6 इलेक्ट्रॉन है, तो इसको 2 बॉन्ड बनाना चाहिए। ऑक्सीजन, ऊपर वाले ऑक्सीजन को 2 बॉन्ड चाहिए, तो उसे 2 दे देगा ये, और ये सबको एक एक बॉन्ड चाहिए, तो सबके लिए एनफ है ना, इसके पास सबके लिए इलेक्ट्रॉन है, इसके पास इस ऑक्सीजन के लिए 2 इलेक्ट्रॉन है, तो ऐसे दो दो इलेक्ट्रॉन दे दिया इसको। यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन हो गया, ये 7 इलेक्ट्रॉन था, यहाँ पे हो गया 7। ये कार्बोनेट का स्ट्रक्चर है, इसमें कोऑर्डिनेट बॉन्ड नहीं आएगा। इवन जब SO2 बनाया था उन लोगों ने, तो स्टार्टिंग में बना दिया था कि सल्फर का क्या होता है, एस डबल बॉन्ड हो, सल्फर हो गया, इसमें कितना है, 6 इलेक्ट्रॉन, एक भी ऑक्सीजन आ गया तो इसका ऑक्टेट तो हो गया। अब ये अगला ऑक्सीजन आएगा तो इसके पास क्या है, अब बताओ कैसा बॉन्ड बनाओगे, 6 इलेक्ट्रॉन। तो उन लोगों ने बोला कि ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड होगा, बट ये रॉन्ग है। बाद में सिज्विक ने बताया,
सिजविक रूल से क्या आ गया कि कोवैलेंसी कैन बी एक्सपैंडेड, तो ये एक्चुअली डबल बॉन्ड होगा और डबल बॉन्ड हुआ ही, तो सल्फर वगैरह के लिए कोऑर्डिनेट बॉन्ड नहीं रह जाता है, बाद में ये सब कट कर दिया गया। हाँ वो सब डबल बॉन्ड होता है फिर। अब H2SO4 को पहले मान लिया गया कि सल्फर दो बॉन्ड बनाते ऑक्टेट पूरा हो गया तो बाकी कोऑर्डिनेट बॉन्ड होगा, है ना। SO3 को भी बोल दिया गया कि ऐसे होगा, H डबल बॉन्ड हो, ये ऑक्सीजन कोऑर्डिनेट बॉन्ड, ये ऑक्सीजन कोऑर्डिनेट बॉन्ड, बस बाद में कट कर दिया गया, नहीं ऑक्सीजन ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड नहीं होगा, ऐसे रहेगा। जब सल्फर अपना कोवैलेंसी एक्सपैंड कर सकता है तो क्यों कोऑर्डिनेट बॉन्ड, कोऑर्डिनेट बॉन्ड वो नाइट्रोजन जो एक्सपैंड नहीं कर पा रहा, यहाँ लोन पेयर बचा ही बचा रहेगा, तब तो होगा नहीं। यहाँ तो सल्फर क्या होगा, ES2 में चल जाएगा, एक्साइटेड स्टेट 2 में, एक्साइटेड स्टेट 2 में गया तो 6 बॉन्ड बना सकता है वो। डेटिव बॉन्ड आयनिक बॉन्ड से स्ट्रॉन्गर है क्या? डेटिव बॉन्ड में आयनिक कोऑर्डिनेट कोवैलेंट दोनों का स्ट्रक्चर है, आयनिक बॉन्ड में प्लस माइनस चार्ज आता है ना। हाँ सिर्फ प्लस माइनस चार्ज, इसमें प्लस माइनस चार्ज तो बॉन्ड होता है, वो इलेक्ट्रोनिगेटिविटी डिपेंड करेगा क्या सर हमें, कैसे कोऑर्डिनेट बॉन्ड होगा कि एक्सपैंडेड होगा, तो जब भी थर्ड ग्रुप ऑनवर्ड्स होगा तो एक्सपैंड कर सकता है तो एक्सपैंड करेगा, सल्फर क्लोरीन वगैरह कोई भी कोऑर्डिनेट नहीं रह जाएगा। हाँ SO3 इज ऑल्सो नॉट अ कोऑर्डिनेट बॉन्ड, वो सेकेंड पीरियड के लिए रखो जो कोवैलेंसी को एक्सपैंड नहीं कर पा रहा है, रेस्ट सब कोवैलेंसी को एक्सपैंड कर रहे हैं तो उसके लिए नहीं। हाँ तो मतलब एक फिक्स नहीं है कि ये स्ट्रांग है कि इन जनरल, इन जनरल कोऑर्डिनेट बॉन्ड भी कई तरह का हो जाता है, तो इसके लिए एक फिक्स पॉइंट नहीं आता कि ये स्ट्रांग है कि नहीं, बट आयनिक बॉन्ड को ओवरऑल स्ट्रॉन्गर मानते हैं हम लोग। यदि प्लस माइनस चार्ज आ जाए तब तो ज्यादा स्ट्रांग हो गया, बट कई बार कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना और प्लस माइनस चार्ज भी नहीं आया, किसी एक पे आया, तब तो कोवैलेंट बॉन्ड बन गया ना, तो वहां पे वो लेस स्टेबल होगा। मतलब NH3BF3 जैसा केस हो गया तो उसमें क्या हो गया, प्लस माइनस चार्ज तो आया ही है, बाद में एक सिंगल बॉन्ड भी आ गया तो ज्यादा स्टेबल हो गया। बट और सब केस में क्या होता है, जैसे न्यूट्रल हो गया NH3+ है, ये NH3+ है, ये H+ है, तो ये इसने डोनेट किया था तो कौन सा बॉन्ड हो गया फिर, ऐसे है ना। ये तो कोवैलेंट बॉन्ड है, कोवैलेंट बॉन्ड क्या पड़ेगा, वीक पड़ेगा ना। हाँ तो इसका एक ये नहीं है कि कौन सा स्ट्रांग होता है, वो कभी कोऑर्डिनेट स्ट्रांग पड़ रहा है, कभी कोवैलेंट। कोऑर्डिनेट कैसे स्ट्रांग पड़ेगा, जैसे NH3BF3 जो पहले लिखवाया था उसमें प्लस माइनस भी है, साथ में एक सिग्मा बॉन्ड भी है। हाँ, तो ये कोई भी आगे वाला जो होगा ना HClO4, इसको कोऑर्डिनेट क्यों बनाना, उन लोगों ने कोऑर्डिनेट ऑक्टेट को सपोर्ट करने के लिए बना दिया था कि ऐसे होगा, बट ऐसे नहीं होता ये। जो क्लोरीन अपना अनपेयर्ड कर ही सकता है तो सबके साथ बनाएगा, सिजुक ने यही बोला ना कि थर्ड पीरियड ऑनवर्ड्स क्यों वो अपना कोवैलेंसी एक्सपेंड कर सकता है, तो एक्सपेंड करके बॉन्ड बनाएंगे, क्यों कोऑर्डिनेट बॉन्ड देंगे, तो ऐसा है ये सब। अब H2SO3 पहले के अकॉर्डिंग ऐसा दिया रहेगा, कई बुक उतना डिस्कस भी नहीं करते तभी कोऑर्डिनेट दिखा देते, बट वो रॉन्ग है ये सब, अब डबल बॉन्ड है। क्लियर हो गया अभी? हाँ ओनली फॉर ग्रुप 2 ले लो, सेकेंड पीरियड में। हाँ सेकंड के लिए। चलो कोऑर्डिनेट ओवर, आगे चलें। कंपेरिजन ऑफ लुईस एसिड कैरेक्टर ये सब छोड़ दो, ये तुम्हारे जीके के लिए लिख दिया मैंने, पढ़ लेना कभी। वैलेंस बॉन्ड थियरी,
2 पेज आगे आगे जाओ। हाँ नित्या बताओ। सर एक कंपाउंड अगर हम लोग को दिया रहेगा तो हम लोग को कैसे पता चलेगा कि उसमें कोऑर्डिनेट बॉन्ड है कि कोई और बॉन्ड है? वो सब ये सब लर्न करना है, जो जो बता दिया ना ये सब कोऑर्डिनेट बॉन्ड इतना लर्न कर दो। यही अच्छा। 8-10 एग्जाम्पल है जो है, ओके। ऐसे लर्न कर लो, फिर बाकी कुछ न्यू भी आया तो इसके बेस पे तुम कर लोगे। ओके सर। तो इतने एग्जाम्पल्स लर्न करना है सब, किसमें किसमें कोऑर्डिनेट दिखा है ना। अब क्लासिकल थियरी क्या हो गया, इससे तो सब बॉन्ड ऑन स्ट्रक्चर हो गया, बस साइज शेप, साइज शेप नहीं। ड्रॉबैक क्या हो गया क्लासिकल थ्योरी का? क्या क्या नहीं आ पाया? शेप, मैग्नेटिक कैरेक्टर, ये सब एक्सप्लेन नहीं था। नॉट एक्सप्लेन मतलब बहुत सारी चीजें एक्सप्लेन नहीं थी, तो डॉट डॉट इलेक्ट्रॉन को डॉट मान के बनाया जा रहा है, ये कई चीजें अनएक्सप्लेन रह जा रही है ना। ओके, शेप मैग्नेटिक कैरेक्टर वगैरह नहीं एक्सप्लेन था, तो इसके लिए मॉडर्न थियरी आ गया। मॉडर्न थियरी कौन सा हो गया? पहला इसमें वैलेंस बॉन्ड थियरी। हाँ बताओ। वैलेंस बॉन्ड और दूसरा हो गया वीबीटी, और दूसरा हो गया मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थियरी। तो वीबीटी में क्या क्या है उससे स्टार्ट करते हैं। ओके, वैलेंस बॉन्ड थियरी यहाँ पे आ गया, ये सब बताएगा बॉन्ड एंगल कितना है, साइज क्या होगा, उसका शेप कैसा रहेगा। फाइजेंस रूल वगैरह करेंगे, मेन हम लोग को यही है। तो पहले जल्दी जल्दी बैलेंस बॉन्ड थियरी कर लें। बैलेंस बॉन्ड थियरी में क्या हो गया, देखो क्या लिखे रिटर्न है थियरी में, देखो अकॉर्डिंग टू वीबीटी any atom of the element forms bond only to pair up its unpaired electron present in the ground या excited state। ये क्यों होता बॉन्डिंग, जो अपना अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होता है उसको पेयर करने के लिए। दिस पेयरिंग ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन टेक प्लेस बाय व्हाट, combination of half filled atomic orbitals of bonded atom, each one having one paired electron with opposite spin। वही दोनों में एक एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होगा, अपोजिट स्पिन वही आपस में कंबाइन करेंगे, तो इसको क्या करेंगे, इसको नेम है ओवरलैपिंग ऑफ ऑर्बिटल, नेम्ड एज ओवरलैपिंग ऑफ ऑर्बिटल्स। इसमें ऑर्बिटल्स का ओवरलैपिंग होगा, तो ऑर्बिटल जो होते हैं आपस में ओवरलैप करेंगे, वो ऑर्बिटल कौन सा आएंगे जिसमें दोनों इलेक्ट्रॉन अपोजिट स्पिन वाले होंगे, तब तो पेयरिंग होगी ना। अपोजिट स्पिन वाले इलेक्ट्रॉन्स ओवरलैप करते हैं। ठीक है, इसको देखें। पहला हो गया इसमें एक्सियल ओवरलैपिंग, ये क्या हो गया, सिग्मा बॉन्ड फॉर्मेशन। इसमें एक्सियल ओवरलैपिंग में क्या हो गया, एक होगा पहला एस एस,
दूसरा sp ओवरलैपिंग, थर्ड होगा pp ओवरलैपिंग। मतलब s ऑर्बिटल s से ओवरलैप करे, s ऑर्बिटल p से करे, p और p से ओवरलैप करे। तो ss ओवरलैपिंग कैसे होगा? हाइड्रोजन के एग्जांपल ले लो, एग्जांपल H2। हाइड्रोजन क्या होता है? 1s1 ना, 1s1 क्या होगा? स्पेरिकल होगा। तो एक जो हाइड्रोजन एटम है ऐसे, न्यूक्लियस ले लो, यहां से हाइड्रोजन एटम एक प्लस हाफ वाला, और जो दूसरा हाइड्रोजन एटम है वो क्या होना चाहिए? वो माइनस हाफ वाला, तब ये क्लोज आएंगे। अब दोनों प्लस हाफ वाले होंगे तो रिपल्शन हो जाएगा। तब ये एक आ जाए और यहाँ पे भी एक प्लस हाफ वाला ही आ जाए, तो यहाँ पे रिपल्शन होगा, नो बॉन्ड फॉर्म। ये दो नॉर्थ पोल जैसे हो गए, नो बॉन्ड इज फॉर्म। तो कब बॉन्ड फॉर्म होता है? एक प्लस हाफ वाला है और एक दूसरा माइनस हाफ वाला है, यही है ना? देखो तो ऐसे ही कुछ दिखा रहा है। हाँ, तो कैसे आएगा? ये हो गया प्लस हाफ और यहाँ से ये माइनस हाफ, ये दोनों ओवरलैप करोगे तो क्या होगा? ऐसे प्लस माइनस हाफ, ऐसे बीच में ये कहाँ पे ओवरलैप हो गया? देखो तो, दिस इज एक्सियल ओवरलैप ना। ये एक्सियल ओवरलैप होगा, ये कौन सा हो गया? सिग्मा बॉन्ड फॉर्मेशन। यहाँ फॉर्म क्या हो गया? सिग्मा बॉन्ड ना। तो सिग्मा बॉन्ड क्या होता है? जो एक्सियल ओवरलैप होगा उसको सिग्मा बॉन्ड बोलेंगे, और जो लेटरल ओवरलैप हो मतलब इंटर न्यूक्लियर एक्सिस, ये कौन सा एक्सिस हो गया? इंटर न्यूक्लियर एक्सिस, बिटवीन टू न्यूक्लियस के बीच का एक्सिस, बिटवीन टू न्यूक्लियस हो गया, उस पे यदि ओवरलैपिंग है तो उसको हम लोग बोलेंगे सिग्मा बॉन्ड। और एक्सिस के ऊपर और नीचे होगा, जैसे अभी हम लोग पी और पी का ओवरलैप करेंगे, जैसे ये पी और ये पी ओवरलैप कर जाएगा, तो ये लैटरल ओवरलैप हो गया। ओवरलैपिंग किधर है? अप और डाउन है, ऐसे इंटरन्यूक्लियर एक्सिस यहाँ पे है, तो ये पाई बॉन्ड कहलाएगा। दो तरह से हो गया, सिग्मा एंड पाई। तो पाई बॉन्ड तो आगे करते हैं, जो एक्सिस पे पड़ गया ओवरलैपिंग वो तुम्हारा सिग्मा बॉन्ड है। तो ये क्लियर हो गया पहला, एसएस ओवरलैपिंग। यहाँ पे दो हाइड्रोजन आइटम आपस में क्लोज आएंगे तो H2 बन जाएंगे। ये हाइड्रोजन है, ये S और S, 1s1 1s1, दो हाइड्रोजन आइटम 1s1 1s1 से आए, प्लस हाफ माइनस हाफ वाले बॉन्ड बना के ये ओवरलैपिंग कहाँ पे आ गया? दोनों का टच हमेशा सामने से आ गया। ये क्लियर हो गया सबको? आफ्टर रिपल्शन क्या लिखा हुआ? यस, क्लियर क्लियर, यस यस यस, ओके। आफ्टर रिपल्शन कहाँ पे लिखा है? रिपल्शन, नो बॉन्ड इज फॉर्म। जब रिपल्शन होगा तो बॉन्ड कैसे फॉर्म होगा? ये तो दो मैग्नेट नॉर्थ पोल ले आओ तो कैसे होगा? ओके, दूसरे में करो। सेकेंड इज एसपी ओवरलैप। ये हो गया ना? नेक्स्ट पेज चले। एक्सियल मतलब इंटर न्यूक्लियर एक्सिस, इंटर न्यूक्लियर एक्सिस पे जो ओवरलैप होगा उसको एक्सियल ओवरलैप बोलेंगे, इंटर न्यूक्लियर एक्सिस पे जो रहेगा। एनटीए का आप अच्छा है मतलब, एनटीए का ऐप, ये एनटीए का ऐप कहां से आ गया बीच में? किसका क्वेश्चन? क्वेश्चन क्या पूछ रहे हो? व्हाट इज इंटर न्यूक्लियर एक्सिस? इंटर न्यूक्लियर एक्सिस मतलब जो दो न्यूक्लियस को ज्वाइन करने वाला एक्सिस है। जो दो न्यूक्लियस हो गया उसको ज्वाइन करने वाले एक्सिस को क्या बोलेंगे? इंटर न्यूक्लियर एक्सिस। ये होगा ना दो न्यूक्लियस, जैसे इंटर स्कूल चैंपियनशिप मतलब बिटवीन टू स्कूल, इंटर स्कूल मतलब विद इन स्कूल, ऐसा होता है ना। हाँ, तो ये इंटर न्यूक्लियर मतलब बिटवीन टू न्यूक्लियस के बीच में जो एक्सिस है वो है। ओके, नेक्स्ट। तो सेकंड में करें हम लोग तो क्या होगा? एसपी ओवरलैपिंग।
एक एस है और दूसरा पी है। एग्जाम्पल HCl, तो हाइड्रोजन में क्या होगा, हाइड्रोजन 1s1 होता है, क्लोरीन में क्या होगा 3p5 होगा, तो ये दोनों आपस में ओवरलैप करेंगे ना। तो हाइड्रोजन जब सामने से आएगा तो ऐसा न्यूक्लियस आए, इसमें एक इलेक्ट्रॉन होगा प्लस हाफ वाला। क्लोरीन क्या होता है, डम्बल शेप होगा पी वाला, तो पी का एक इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड वाला होगा। ये जैसे क्लोरीन हो गया, ये हाइड्रोजन हो गया, ये आपस में आएंगे तो दोनों का ओवरलैप होगा। दोनों ओवरलैप करेंगे तो कैसा हो जाएगा, ये न्यूक्लियस है, ये प्लस वाला बीच में न्यूक्लियस है, यहाँ पे आया, और ये बॉन्ड यहाँ ओवरलैप हो गया इधर और इधर, यही हुआ ना। तो जब ये ओवरलैप होगा तो इसके बीच में इस तरह से आ जाएगा। क्लियर हुआ अभी, ये कैसा आ गया ये, तो ये बॉन्ड कौन सा हो गया, ये ओवरलैपिंग कहाँ पे है सोचो। ये न्यूक्लियस को ज्वाइन करो, दोनों दोनों न्यूक्लियस को ज्वाइन करोगे तो लाइन मिलेगा, इसको क्या बोलेंगे, इंटर न्यूक्लियर एक्सिस, दोनों न्यूक्लियस को ज्वाइन करने वाला लाइन। ओवरलैपिंग उसके ऊपर है क्या कि ऊपर नीचे है, जस्ट उसी के ऊपर ओवरलैप किया। ये कौन सा होगा, सिग्मा बॉन्ड ना, ये हो गया sp ओवरलैपिंग। देख लो ये भी क्लियर हो गया। क्लियर, ओके। अब इसके बाद पीपी ओवरलैपिंग की बात करें। हम्म, इसका ओवरलैपिंग दो होगा, एक सिग्मा बॉन्ड भी बनाएगा और एक पाई बॉन्ड भी बनाएगा। तो सिग्मा बॉन्ड में क्या हो गया, जैसे पीएक्स पीएक्स के सामने से आ जाएगा, एक्स एक्सिस पे दोनों आ जाए। एग्जांपल फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन, F2 बना, Cl2 बना, I2 बना, तो ये प्लस हाफ वाला ये माइनस हाफ वाला से कंबाइन करते हैं, ऐसा हो सकता है ना। जो पहले ओवरलैप करते हैं दिखाते हैं। मान लो कि ये एक क्लोरीन है, इसमें ऐसा हो गया इलेक्ट्रॉन, इधर हो गया, ये प्लस हाफ वाला है। दूसरा क्लोरीन आ गया जिसके पास माइनस हाफ वाला इलेक्ट्रॉन है। ये दोनों क्या कर जाएंगे, पेयर कर जाएंगे, पेयर करके कैसा बन जाएगा ये, बीच में न्यूक्लियस है ये क्लोरीन का, यहाँ एक ऑर्बिटल था और यहाँ का एक ऑर्बिटल, यहाँ पे ये दोनों ओवरलैप कर गए, यहाँ पे क्या हो गया प्लस हाफ माइनस हाफ। तो ये ओवरलैपिंग कहाँ हो गया, फिर इंटरन्यूक्लियस एक्सिस के ऊपर ही हो गया, तो सिग्मा बॉन्ड हो गया। ये हो गया सिग्मा बॉन्ड फॉर्मेशन। अब दूसरा आ जाता है साइडवेज ओवरलैपिंग। टीपी का एक क्या होगा, साइडवेज ओवरलैपिंग होगा, ये प्लस हाफ और दूसरा हो गया माइनस हाफ, ये दोनों इस डायरेक्शन से होंगे, तो कैसा बनेगा वो, इस तरह से बन जाएगा। ऐसा नहीं करें तो हाँ ये ओवरलैप होगा। और इसको ऐसे दिखा सकते हो, ये ओवरलैपिंग ऐसे एक बनाना शेप बना दो, एक ऊपर में एक इस साइड से, और ये यहाँ पे आ जाएगा। हाँ, ये ओवरलैपिंग किसके है, दो न्यूक्लियस के ऊपर नीचे है ना। हाँ, तो दो ऊपर नीचे होगा तो इसको पाई बॉन्ड बोलेंगे। ये जो ओवरलैपिंग हो गया इलेक्ट्रॉन्स की, ये कहाँ पे ओवरलैपिंग, इधर ना, अप और डाउन, इंटरन्यूक्लियस एक्सिस पे नहीं है, ऊपर और नीचे, इसको पाई बॉन्ड बोलेंगे। तो पाई बॉन्ड मतलब SSSP हमेशा सिग्मा होगा, सोच लो। SSSP कभी पाई नहीं हो सकता, ऊपर नीचे हो ही नहीं सकता बॉन्ड, हमेशा वो न्यूक्लियस के अराउंड ही आएगा, स्पेरिकल का कोई डायरेक्शन नहीं होता। तो एस कभी भी इन्वॉल्व है तो वो पाई बॉन्ड बन ही नहीं सकता, हमेशा सिग्मा ही होगा, किसी भी डायरेक्शन से ले लो। जैसे कि ये हाइड्रोजन इधर से ले लिया तुमने और ये न्यूक्लियस यहाँ पे हो गया, अब ये इस साइड से तुम लोगे तो भी तो ओवरलैपिंग इधर ही आ रहा है ना, सोचो ये इसी के ऊपर आ रहा है, तो ऑलवेज सिग्मा बॉन्ड ही बनेगा। कौन सा बॉन्ड नहीं बन पाएगा, जब इलेक्ट्रॉन ऐसे रहे और तुम न्यूक्लियस सामने लाओ तब बॉन्ड बनेगा क्या। इस हालत में यहाँ पे कोई ओवरलैपिंग नहीं होगी। ओवरलैपिंग के लिए क्या होगा, दो इलेक्ट्रॉन आमने सामने आने चाहिए ना।
हाँ ओके, तो इसमें सिग्मा पाई दोनों आता है। तो लास्ट डायग्राम नहीं समझ में आया तो उसको नोट्स में देखो एक बार। नोट्स में थोड़ा और डिटेल में दिया हुआ है। इसने बोला साइडवेज ओवरलैप। नेक्स्ट पेज पे देखो, साइडवेज या इसको क्या बोलोगे, लैटरल ओवरलैप। लैटरल ओवरलैप ये किससे आता है, इससे पाई बॉन्ड फॉर्मेशन लिखा हुआ है ना। नोट्स में देखो ये सब लिखा हुआ है, पाई बॉन्ड फॉर्मेशन। ये इसमें दो तीन दिया है, कौन कौन सा। इस तरह से लिखा हुआ है पी एन पी, पी विथ डी एंड डी एन डी। केवल यही तीन साइडवेज ओवरलैप कर सकते हैं। तो पहला दिया हुआ है पी एन पी का ओवरलैप। कैसे दिखा हुआ है, ये एक डम्बल शेप हो गया प्लस हाफ वाला, और दूसरा यहाँ पे माइनस हाफ वाला। अब इस डायरेक्शन से आएगा तो भी ओवरलैप होगा। कैसा हो जाएगा, दो न्यूक्लियस और यहाँ पे ऐसे ओवरलैप कर दो। ये और ऐसे यहाँ पे ये लो ओवरलैपिंग हो गया ना इस साइड और इस साइड, इसको क्या बोलोगे, पाई बॉन्ड। यही दिखाया हुआ ना, नोट्स में देख लो। बट ये पी और पी के कारण इसलिए इसका नाम पी पाई होगा। पी पाई। ओके, नेक्स्ट में चलो, डीडी ओवरलैप की बात करें हम लोग। साइडवेज में जाओगे तभी क्या आ रहा है, फर्स्ट पी पाई सेकंड पी पाई डी पाई, यही है ना। हाँ, अच्छा डी पाई वो बना रहा है। डी पाई ओवरलैप में क्या होगा, दोनों डी ऑर्बिटल ले लो। तो डी ऑर्बिटल कैसे होगा, इस तरह से, इधर से ऐसे और ऐसे, इस तरह से आता है ना। दूसरा एक डी ऑर्बिटल इसके सामने से आ जाए तो क्या ओवरलैपिंग लग रहा है क्या तुम्हें कि न्यूक्लियस के ऊपर होगा, इंटरन्यूक्लियर एक्सिस पे होगा। नहीं, इसके आमने सामने होगा ना, ये और ये ओवरलैप कर जाएंगे। जैसे ही क्लोज आएंगे ओवरलैप करेंगे। तो कैसे बन जाएगा, इधर से ये इस साइड से, इस साइड से, इधर से और इधर से। तो क्या हो जाएगा, ऐसे ना। हाँ, ये क्या हो गया, डी पाई। क्लियर हुआ। ओके, ये हो गया डी पाई। अब इसके बाद क्या हो गया, एक दिया होगा डी पाई। उसमें कैसा आएगा, एक पी ऑर्बिटल और दूसरे से डी ऑर्बिटल आएगा। हाँ, तो वो दोनों भी आपस में इस तरह से ओवरलैप करेंगे। तो जब भी देखना पी पाई बनाओगे ना, तो तुम्हें ये मेन हो जाएगा, दोनों लॉब का साइज छोटा कर देना। तो ये लॉब है ना, ये सबके साइज छोटे बना देने होते हैं, इसके बड़े बन जाते हैं साइज। ये एक डायरेक्शन की ओर आ जाएगा, जहां ओवरलैपिंग होगा इलेक्ट्रॉन का फ्लो उस साइड आ जाता है, तो इधर बड़े हो जाएंगे। और इसको दिखाने के बाद इसको दिखाओगे, बुक्स में लिखा रहेगा, ये बिगर लॉब्स ऐसे दिखा दिया जाएगा, ये दोनों छोटे छोटे ऐसे लॉब दिखाएंगे। बट इसका कोई इंपॉर्टेंस नहीं है आईटी पॉइंट ऑफ व्यू से। बस हाँ, डी पाई बनता है, ये इंपॉर्टेंस है। कई बुक में नहीं दिया है डी पाई, केवल पी पाई की बात करते हैं। डी पाई देते ही नहीं। हाँ, इलेक्ट्रॉन क्लाउड गेट शिफ्टेड, राइट। ओके, नेक्स्ट में देखें, एक बार देख लो, क्लियर हो रहा है।
ओके, हाँ बताओ। हाँ बताओ श्रेयस। हाँ, सर मुझे वो थर्ड वाला समझ में नहीं आया सर। थर्ड वाला में क्या मतलब? डी पाई डी पाई था, फर्स्ट सेकंड थर्ड कौन सा है? सर वो साइड वाला, वो सबसे साइड वाला। हाँ वो डी पाई जैसे ही डी पाई बनाएगा इलेक्ट्रॉन का फ्लो एक और हो जाएगा, तो वो ऑर्बिटल बड़े हो जाते हैं। नोट्स में भी देखो, नोट्स में प्रॉपर दिखाया हुआ है। और बाकी जो साइड वाले बचे हुए लॉब बन जाते हैं ना, उसको छोटे छोटे दिखा दो, उसका कोई इंपॉर्टेंस नहीं है। ओके सर, कभी, थैंक यू। हाँ कभी पी पाई बनेगा तो मतलब जो ऑर्बिटल जो लॉब्स पार्टिसिपेट नहीं करते हैं वो छोटे हो जाते हैं, बट इसका कोई मतलब नहीं, छोटे बड़े जैसे भी दिखा दो सब चलता है। ठीक है, ओके। पीपी बॉन्ड एक्स एक्सिस पे में बनेगा क्या? पीपी बॉन्ड का दो बना, एक तो एक्सिस पे भी बना और एक एक्सिस के ऊपर नीचे बना। नहीं नहीं, पीपी का दोनों का अलग स्पिन होगा, नोट्स में थोड़ा सा रॉन्ग हुआ होगा, कहाँ पे है? उसे करेक्ट कर देना, कभी प्लस माइनस आप होगा, वो कहीं भी चेंज कर दे, प्लस ऑफ माइनस ऑफ ही कर सकता है। हाँ वहां पे दिया हुआ, ठीक है, वो लिखने में मिस्टेक है। ओके, पाई बॉन्ड इज एक्सिस तो तुम्हारे ऊपर है, जिधर से देखो दो क्लोरीन आ रहा है तुम उसका एक्सिस क्या बताओगे? एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस, वो तो अपना फ्रेम ऑफ रेफरेंस है। ये नहीं है कि एक्स एक्सिस ही है वाई एक्सिस है, किसी को कोई भी एक्सिस बोल दो, एक्स वाई जेड ऐसा हो जाता है। अब पी पाई डी पाई ओवरलैप देखो, पी एन डी का ओवरलैप, पी एन डी ओवरलैप, तो उसमें कैसे हो जाएगा? ये जो पी ऑर्बिटल होता है इस तरह से प्लस हाफ वाला, और यहाँ पे हो गया ये माइनस हाफ वाला, तो यहाँ पर आ जाएगा। तो इसमें भी कौन सा बना? इंटरन्यूक्लियर एक्सिस के ऊपर नीचे ही बना ना, तो इसका नेम क्या होगा? पाई बॉन्ड। और वो भी कौन सा? एक पी है और एक डी है, तो इसका नेम हो गया पी पाई डी पाई ओवरलैप। देख लो नोट्स में दिखाया हुआ पी पाई डी पाई ओवरलैप। आफ्टर ओवरलैपिंग क्या कर देते हैं कि पूरा इलेक्ट्रॉन को इधर कंसंट्रेट कर दो, ये लॉब इधर पूरा कंसंट्रेटेड हो गया, ये लॉब इधर कंसंट्रेटेड होगा, अब ये दोनों को छोटे बना दो, इसका इंपॉर्टेंस नहीं। ये आ जाएगा पी पाई डी पाई बॉन्ड। तो कई बुक डी पाई तो बताते ही नहीं, और पी डी पाई भी नहीं बताया हुआ कई बुक्स में, तो क्वेश्चन में नहीं आता। तो हम लोग को मेनली क्या पढ़ना है? पी पाई जिसमें दोनों पी ऑर्बिटल ओवरलैप करता है। क्लियर? इतना तक सबको क्लियर हो गया? पी पाई मतलब जिस जैसे सिग्मा बॉन्ड इंटर न्यूक्लियस पे होता है, पाई बॉन्ड किस पे होता है? पाई बॉन्ड उसको ऊपर नीचे ले लो, एक्स हुआ ना, तो उसको ऊपर नीचे ले लो। समझ में आया? ओके, हाँ हाँ, ओके। सोच तो कोई डाउट है तो। व्हाट इफ इट इज एक्स एक्सिस? अरे एक्सिस का कोई इंपॉर्टेंस नहीं, एक एक्सिस तुम्हारा फ्रेम ऑफ रेफरेंस है कि एक्स एक डायरेक्शन हो गया तो उसका 90 डिग्री वाई है, उसका 90 डिग्री जेड है, इसका अलावा और कोई रेफरेंस नहीं होता। तो तुम जैसे दो क्लोरीन एक्स एक्सिस से लोगे तो ओवरलैपिंग या तो वाई होगा या जेड से होगा। पीडी एक्सप्लेन नहीं हुआ, एक पी ऑर्बिटल लो एक डी ले लो, आपस में बॉन्डिंग कर दो, बस इसी डायरेक्शन से आना चाहिए कि एक पी इधर से लो और दूसरा जो हो गया इस डायरेक्शन से आ गया तब तो ओवरलैप हो गया, किसी और डायरेक्शन में आएगा तो कैसे ओवरलैप होगा? इस तरह से बस एक पी लो डी लो ओवरलैप कर लो, इसमें क्यों इतना सोचना पड़ रहा है तुम लोग को? कुछ चीज ऐसा पूछ तो ये नहीं समझा वो नहीं समझा, इसमें कुछ भी नहीं है, बस दो का ऐसे मिक्स कर दो। पी इमेजिन करो कि एक डंबल लाए, उधर से ऐसा डबल डंबल लाए, दोनों को टच कर दो, हो गया। क्लियर? हाँ, अब इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या क्या है? लॉ ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल विच डज नॉट पार्टिसिपेट इन ओवरलैपिंग बिकम्स शॉर्ट आफ्टर बॉन्ड फॉर्मेशन। ये दिया हुआ ना,
कि जो, हाँ, वो शॉर्ट पड़ जाते हैं। जो लॉब बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट नहीं करते हैं वो छोटे छोटे हो जाते हैं, और जो बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करेंगे वो बड़े हो जाएंगे। यही दिखाया हुआ है ना। नेक्स्ट में देखो, एटॉमिक ऑर्बिटल ऑफ बॉन्डेड एटम हैविंग लॉब इन डिफरेंट ओरिएंटेशन नेवर फॉर्म एनी कोवैलेंट बॉन्ड, ना सिग्मा ना पाई। ये डिफरेंट एटॉमिक ऑर्बिटल किसी और में ओरिएंटेशन में होंगे तो वो बॉन्ड नहीं होगा। जैसे कि तुम ये ले लो, ये पी एक्स ले लो, ये एक्स एक्सिस ले लें। अब एक्सिस मान ही लो, तुम लोग मान लो तो एक्स मान लो, इधर वाई मान लो, और जेड को ऊपर मान लो, ऐसे। तो ये एक्स हो गया, तो अब इसका डायरेक्शन ऐसे पी वाई वाला इसके सामने हो जाएगा, तो इसमें कोई ओवरलैपिंग नहीं होगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन के सामने न्यूक्लियस मिलने वाला है, इसमें ओवरलैपिंग नहीं होगा। अब ये इस तरह से हो गया, और यहाँ पे तुम पीजेड ले लो तो भी नहीं होगा, पीजेड ऐसे ले लिया गया तो भी कुछ नहीं होगा। ठीक है, तो पी एक्स के साथ आना चाहिए सेम डायरेक्शन में, तो सिग्मा बॉन्ड बनेगा। अब तुम पी वाई ले लो ऐसे, और एक पीजेड ले लो, तो तुम्हें क्या लग रहा है, ओवरलैप होगा क्या? अब मान लो ओवरलैपिंग करना है, तो ये मान लो एक आदमी है जो स्टैंडिंग पोजीशन में, खड़े पोजीशन में, और कोई आ रहा है तुमसे गले मिलने, तुम सो जाओ, तो ओवरलैपिंग हो सकता है क्या? तो ये भी ओवरलैप नहीं होगा, क्यों? ये पी वाई और ये पीजेड है। हो सकता है क्या? दोनों पी वाई रहे हैं तब तो ओवरलैपिंग हो सकता है ना। अब तुमसे हैंडशेक करने आ रहा था, तुम स्टैंडिंग में हो, पी वाई तुम भी, वो भी पी वाई, तो हैंडशेक कर सकते हो। और तो वो हैंडशेक करने वहीं पे लेट जाओ, तुम जेड एक्सेस बन जाओ, कैसे हैंडशेक करेगा वो? तो प्रॉपर ओरिएंटेशन होना चाहिए, आमने सामने आना चाहिए, तब होगा। हाँ, तो ओरिएंटेशन बस देखना, क्लियर हो जाएगा। इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन के सामने आना चाहिए, न्यूक्लियस नहीं। अब ये एस किसके साथ बॉन्ड बनाया? एस बॉन्ड बनाता है पी के साथ, डी के साथ। एस के साथ, एस किसके साथ बनाता है? पी के साथ। एस और एस ये बॉन्ड फॉर्म करेगा, एस और पी ये भी बॉन्ड फॉर्म करता है, बट एस और डी ये बॉन्ड फॉर्म नहीं करेगा। एनर्जी डिफरेंस इज हाई। सोचो, हाइड्रोजन का किसके साथ कॉम्बिनेशन किया तुमने? हाइड्रोजन का हाइड्रोजन के साथ किया, यही किया ना? हाइड्रोजन का क्लोरीन के साथ किया, एस का एस के साथ, एस का पी के साथ, यही किया ना? यही होगा ना। एच सी एल बनाया तुमने, सी एल बनाया है, इसी तरह से होता है ना। हाइड्रोजन हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है, तो हाइड्रोजन किसके साथ बनाएगा बॉन्ड? हाइड्रोजन हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बना सकता है, हाइड्रोजन क्लोरीन के साथ बॉन्ड बना सकता है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा सोचो। हाँ बानी बताओ। सर मुझे वो लास्ट पॉइंट नहीं समझा कि एस और डी के साथ बॉन्ड क्यों नहीं फॉर्म होगा। मतलब डी मान लो कि आयरन हो गया और एक हाइड्रोजन हो गया, कभी ऐसा कंपाउंड सुना है एच एफ ई? नहीं। हाँ, और एच और एच सुना है, एस और एस? हाँ। ना एच और सी एल सुना है, एस और पी? एच बी आर एच आई सुना हुआ है, एस और पी के साथ, है ना? तो हाइड्रोजन का कभी एच एफ ई, एच एम जी वगैरह नहीं सुना होगा, है ना? हाँ। तो वो इतना ज्यादा हाई एनर्जी डिफरेंस होता है दोनों में कि ओवरलैप नहीं करता। जो प्रॉपर एनर्जी डिफरेंस क्लोज वाले होंगे वही ओवरलैप करते हैं। ओके सर। ओके, तो नेक्स्ट प्रॉपर ओरिएंटेशन के साथ था। अच्छा, ये नोट कर लेना, इतने एग्जांपल हो गए थे, तो ये चीज नोट कर लो।
ओके, FeH2 वगैरह ऐसे नहीं एग्जिस्ट करते, वो अलग एग्जांपल है। उसमें हाइड्रोजन इनसाइड द इंटरस्टिशियल कंपाउंड बनता है। नेक्स्ट में देखो, थर्ड, s ऑर्बिटल एंड एक्सियल d ऑर्बिटल नेवर फॉर्म पाई बॉन्ड बाय साइडवेज ओवरलैपिंग। कौन सा हो गया? थर्ड हो गया, s ऑर्बिटल एंड एक्सियल d ऑर्बिटल। कौन सा? dx स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर एंड dz स्क्वायर। ये नेवर फॉर्म पाई बॉन्ड बाय साइडवेज ओवरलैपिंग। ये लिखा हुआ है ना। s ऑर्बिटल का मैंने बताया था केवल सिग्मा बॉन्ड होगा। s किसके साथ बनाएगा? ओनली s और p के साथ। और एक्सियल d ऑर्बिटल ले लोगे तो एक्सियल वाले कैसे बॉन्ड बना सकते हैं? जो एक्सिस पे आ गए इस तरह से हैं, तो पाई बॉन्ड कैसे बना सकते हैं? उनका पाई बॉन्ड नहीं बनता है। फिर यही हुआ ना, नेवर फॉर्म पाई बॉन्ड बाय दिस ओवरलैपिंग। अब इसमें आगे एग्जांपल दिया हुआ है, डी के कौन कौन सा ऑर्बिटल है, तो यहाँ पे ये नहीं बनता है, मतलब डी और डी में भी नहीं बनेगा। तो सिग्मा बॉन्ड एस और एस और डी भी नहीं बनाते, और यहाँ पे डी एंड डी भी नहीं बनेगा। बट यहाँ पे डी एक्स वाई, डी वाई जेड, डी एक्स जेड यहाँ पे लिखा हुआ है, डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर डी जेड स्क्वायर। यहाँ पे इतने 5 ऑर्बिटल मैंने लिखा। अब ये तीनों नॉन एक्सियल सेट है, याद है ना, नॉन एक्सियल्स, क्योंकि एक्सिस पे नहीं लाई करते। और ये कौन सा हो गया? एक्सियल सेट। इसको T2G और EG लिखने का मतलब नहीं है, वो छोड़ दो। इसमें क्या हो गया, ये नॉन एक्सियल है तो ये पाई बॉन्ड बना सकते हैं एंड कैन आल्सो फॉर्म द डेल्टा बॉन्ड। और यहाँ पे क्या हो गया, dx स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर dz स्क्वायर, प्योर फॉर्म ऑफ d ऑर्बिटल, वो सिग्मा बॉन्ड बना सकता है ना, थ्योरेटिकली, एंड डेल्टा बॉन्ड एक्सेप्ट व्हाट, dz स्क्वायर। अभी डेल्टा बॉन्ड क्या हो गया, ये आगे एक्सप्लेन किया हुआ। देखो, ओनली d ऑर्बिटल एंड सिग्मा बॉन्ड। हाँ बताओ, dx y dy z dx z नॉन एक्सियल हो गया, और यहाँ पे ये एक्सियल का सेट हो गया। अब देखो, ओनली d ऑर्बिटल कैन फॉर्म सिग्मा बॉन्ड। एनी d ऑर्बिटल कैन फॉर्म सिग्मा बॉन्ड बाय हाइब्रिडाइजेशन। तो हाइब्रिडाइजेशन पढ़ोगे तब उसमें sp3d sp3d2 ऐसे करके आएगा, तो हाइब्रिडाइजेशन आएगा तो वहां पे वो सिग्मा बॉन्ड बना सकता है, राइट। और सिग्मा बॉन्ड डायरेक्ट नहीं बना पाता, क्यों? थ्योरेटिकली ही बनेगा वो थ्योरेटिकल बन जाएगा, प्रैक्टिकल नहीं होता, हाइब्रिडाइजेशन से बनेगा। तो हाइब्रिडाइजेशन नहीं, तुम्हें नहीं मालूम है क्या है, वो आगे आएगा। नेक्स्ट पॉइंट देखो, 6, सिग्मा बॉन्ड बाय सिंगल लॉब इंटरेक्शन वेयरएज पाई बॉन्ड इज फॉर्म्ड बाय 2 लॉब इंटरेक्शन। सिग्मा बॉन्ड किससे होता है? एक लॉब के इंटरेक्शन से होगा। और पाई बॉन्ड किससे होगा? 2 लॉब आपस में इंटरेक्ट करेंगे तब होगा। यही होगा ना, देख लो।
उसके बाद कौन सा होता है? Extent of overlapping in sigma bond is more than pi bond, so sigma bond is stronger than pi bond. कौन सा बॉन्ड ज्यादा स्ट्रांग पड़ गया? सिग्मा बॉन्ड में क्या होता है, ये दोनों आपस में ऐसे ओवरलैप हो गए इस तरह से, ये सिग्मा बॉन्ड क्या हो गया? स्ट्रॉन्गर पड़ गया, स्ट्रॉन्गर देन पाई बॉन्ड। पाई बॉन्ड में क्या होता है, सोचो न्यूक्लियस तो एक्सपोज ही रह गया ना, ये दो न्यूक्लियस में रिपल्शन है, तुमने यहाँ पे इलेक्ट्रॉन ओवरलैप कर गए हैं, तो उतना स्ट्रॉन्गर बॉन्डिंग देंगे क्या? तो पाई बॉन्ड में तो न्यूक्लियस सामने सामने ही पड़े हुए हैं, तो इसमें रिपल्शन तो वैसे ही रहेगा, और ये लैटरल ओवरलैप है तो उतना स्ट्रॉन्ग नहीं बनता, तो वीक बॉन्ड की पाई बॉन्ड क्या होता है, हमेशा वीक। सिग्मा बॉन्ड क्या होगा, हमेशा स्ट्रॉन्ग होगा। तो यही एक रिलीवेंट पॉइंट हम लोग के लिए, बाकी सब बस समझ लो, ये मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट है। उसके बाद क्या होता है, फ्री रोटेशन। सिग्मा बॉन्ड में फ्री रोटेशन होगा, कभी भी ये एक बॉन्ड बन गया ना, तो ये दो न्यूक्लियस होंगे वो आपस में ओवरलैप रोटेट करते रहेंगे। जैसे कि एक स्पीयर ले लो, उसके बीच में एक ग्रूव कट करके दूसरा एक रॉड डाल दे हम लोग ऐसे, तो ये जो बना ना, इसके कारण ये रोटेट करते रहेगा, दोनों एटम रिलेटिव मोशन में रहेंगे। एक डंबल ले लो, बीच में एक फ्री रॉड रखा हुआ है, इलेक्ट्रॉन क्या हो रहा है, वो दोनों लॉब जो होते हैं इधर उधर ओवरलैप कर सकते हैं, मतलब रोटेट कर सकते हैं, तो वही रोटेट करते रहते हैं। क्लियर हुआ? हाँ, तो वो दोनों डंबल क्या होंगे, आपस में रोटेटिंग मोशन में होंगे। बट इसमें एक ग्रुप और कट कर दें ऐसे, एक तो यहाँ पे था ही, और यहाँ पे क्या हो गया, ये एक पॉइंट है यहाँ से, और यहाँ से ये एक और ग्रुप कट के कर दो। अब क्या दोनों एक साथ रोटेट करेंगे क्या? नहीं, अब रिलेटिव रोटेशन फ्रीज हो जाएगा। मान लो, इमेजिन करो कि दो स्पीयर ले लिया गया, जैसे दो लेमन ले लो, और बीच में उसके क्या कर दो, एक पतला सा कुछ वायर डाल दो दोनों के लिए में, तो दोनों लेमन आपस में रोटेट कर सकते हैं उस वायर के अबाउट। रोटेशन नहीं रोक सकते, बट एक और वायर लगा दो दो लेमन के बीच में, ग्रुप कट करके, तो उसका फ्री रोटेशन रुक जाएगा। क्लियर हुआ? तो उसका फिर वही फ्री रोटेशन रुक जाता है। तो यहाँ पे क्या हो जाता है, ये एक पहला बॉन्ड बना तो ये सिग्मा बॉन्ड है, और दो बॉन्ड बनेगा तो पहला सिग्मा दूसरा पाई, तब रोटेशन रुक जाता है। इसके बाद वही दिया हुआ कि क्या होता है, फ्री रोटेशन ऑफ सराउंडिंग एटम इज पॉसिबल अराउंड सिग्मा बॉन्ड, वेयर एज इट इज रिस्ट्रिक्टेड इन द प्रेजेंस ऑफ पाई बॉन्ड। पाई बॉन्ड जैसे बनेगा वो रिस्ट्रिक्ट हो जाएगा, नॉट फिजिबल। यहाँ तक के पॉइंट में ये दो पॉइंट इंपॉर्टेंट थे लास्ट अपने लिए। ओके, नोटेड नोटेड। कैन यू एक्सप्लेन द थर्ड पॉइंट? थर्ड पॉइंट क्या था, एस ऑर्बिटल। एंड एस ऑर्बिटल कभी पाई बॉन्ड नहीं बना सकता, पाई बॉन्ड बनाने के लिए दो लॉब चाहिए, ऊपर और नीचे, तो या तो पी के पास है या डी के पास है, तो पी और डी ही पाई बॉन्ड बनाते हैं। कैन एस एंड डी एक्सियल फॉर्म सिग्मा बॉन्ड? नहीं, एस और डी में कोई एक्सियल बॉन्ड नहीं बनता। वही मैंने बताया कि एच एफ ई, एच एम एन, एच सी आर, ऐसा कोई कंपाउंड नहीं सुना होगा, बट एच सी एल, एच बी आर, एच आई वगैरह सुना हुआ है। एस और डी में कोई ओवरलैप नहीं होता। एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग पी एंड पी में, हाँ भार्गव, तो एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग पी और पी में ज्यादा होगा क्योंकि एक्सियल है। लास्ट पार्ट, वो सिग्मा बॉन्ड क्या होता है, रोटेटिंग हो जाएगा, और पाई बॉन्ड रोटेट नहीं करता। सिग्मा बॉन्ड पहले बनेगा। सिग्मा बॉन्ड मतलब ये जो बताया कि मान लो दो लेमन ले लो तुम, दोनों लेमन के बीच में एक एक होल करो, और एक स्टिक डाल दो उसके बीच में, एक छोटा सा कोई स्टिक डाल दो, तो दोनों लेमन का फ्री रोटेशन तुम नहीं रोक सकते, वो फ्रीज नहीं कर सकते। ये मान लो ये लेमन रोटेटिंग है, उसके बीच में तुम डाल दो तो ये रोटेट करती रहेंगे, ये इस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में, अलग अलग स्पीड से दोनों रोटेट करेंगे। हाँ, बट ये दोनों एक साथ मूव करेंगे, यही होगा। बट इसमें एक और ग्रुप कट कर देना ऐसे, जैसे ये सिग्मा बॉन्ड हो गया पहला बॉन्ड, दूसरा बॉन्ड एक और बॉन्ड तुम डाल दो ऐसे, तो वो क्या हो जाएगा, दूसरा पाई बॉन्ड आ गया। अब ये आपस में रोटेट नहीं करेंगे, एक साथ रहेंगे, जैसे ए के सामने ए है तो ए ही रहेगा, बी के सामने बी है तो बी ही रहेगा। रिलेटिव मोशन फ्रीज हो जाएगा। जैसे दोनों लेमन में इस तरह से दो स्टिक डाल दिया जाए तो दोनों लेमन एक साथ ही घूमेंगे, आपस में ऐसे नहीं घूम सकते। तो सिग्मा बॉन्ड रहेगा तो फ्री रोटेशन होगा, पाई बॉन्ड रहेगा एक और डबल बॉन्ड कर दो तो फ्री रोटेशन नॉट फिजिबल। तो वही वहां पे दिखाया कि सी एस थ्री है यहाँ पे, सी एस थ्री, तो ये रोटेट करते रहेगा। इसका यूज आएगा तुम्हें ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, अभी तो नहीं। वहां पे तुम्हें जानना पड़ेगा कि अच्छा हाँ ये फ्रीज नहीं करता। तो अभी यहाँ पे नहीं भी समझोगे तो चल जाएगा फ्रीजिंग है कि नहीं है, बट यहाँ पे ये फ्रीज हो गया, अब ये रोटेट नहीं करेगा। वहां पे फ्रीज ऐसे था।
ओके, इसमें यूजुअली पाई बॉन्ड्स आर फाउंड बाय साइडवेज ओवरलैपिंग ऑफ हाफ एटॉमिक ऑर्बिटल ऑफ द बॉन्डेड एटम एक्सेप्ट बेंजाइन। अब बेंजाइन भी छोड़ दो, ये जो पॉइंट दे दिए है ना, तो सिग्मा बॉन्ड में हो गया, इसमें ऐसा होगा। ओके, बेंजाइन फॉर्मेशन बाद में, नेक्स्ट पेज पे दिया हुआ बेंजाइन कुछ, ये सब छोड़ दो, ये ऑर्गेनिक में करेंगे हम लोग बेसिकली। बॉन्ड का ब्रेकिंग वो भी छोड़ दो, वो हेट्रोलिटिक होमोलिटिक ये सब कोऑर्डिनेट ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में करेंगे। हाँ, एग्जांपल ऑफ क्वाड्रुपल बॉन्ड, तो देखो कभी भी एक बॉन्ड बनेगा ना, सिंगल बॉन्ड होगा तो सिग्मा ही होगा, दो बॉन्ड बनेगा तो एक सिग्मा एक पाई होगा, तीन बॉन्ड रहेगा ना तो वन सिग्मा एंड टू पाई ऐसे बनता है। जैसे CO2 तुम्हें काउंट करना होगा तो सिग्मा बॉन्ड कितने होंगे, पहला बॉन्ड सिग्मा, इसका दूसरा पाई हो गया, ये भी सिग्मा हो गया, ये पाई हो गया, इस कार्बन के पास क्या हो गया, दो सिग्मा और दो पाई, ऐसे काउंट करना पड़ता है। तो बेंजीन के पास कितना सिग्मा और कितना पाई है, ओके क्लियर हो गया अभी। सिग्मा बॉन्ड में कितना आया बताओ, 12 सिग्मा 3 पाई, 12 सिग्मा 3 पाई, 6 और 3, राइट। तो ये बेंजीन के स्ट्रक्चर, ये तुम्हें आएगा ये क्वेश्चन, क्योंकि तुम ये काउंट नहीं कर पाते हो कि यहाँ पे एक हाइड्रोजन भी है, ये इस हाइड्रोजन का ले लो, ये हाइड्रोजन हो गया, यहाँ पे ये हाइड्रोजन हमेशा मिस हो जाता है, इसके लिए जानबूझ के पूछते हैं बार बार, बट कुछ लोगों का आंसर एग्जैक्टली करेक्ट है, वो काउंट कर पा रहे हैं। तो पहला बॉन्ड हमेशा क्या होगा, सिग्मा, दूसरा बॉन्ड क्या होगा, पाई बॉन्ड, ये सिग्मा हो गया, ये सिग्मा हो गया, और डबल बॉन्ड है तो एक सिग्मा एक पाई, ऐसे होगा ना, सिंगल है तो सिग्मा ही होगा, ये सिग्मा ये पाई, ये सिग्मा ये भी सिग्मा, ये भी सिग्मा, सिग्मा 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 पाई एंड पाई, तो कितने सिग्मा कितना पाई होगा, काउंट कर लो, 6 + 6 12 सिग्मा और 3 पाई। कई बार इंटीजर टाइप पूछता है कि सिग्मा और पाई का रेशियो बताओ, 12/3 4 होगा, राइट। SO3 या H2SO4, हाउ मेनी सिग्मा हाउ मेनी पाई बॉन्ड्स, H2SO4, अनुष्का बताओ, बोलो। सर वो जो ऊपर वाला डायग्राम है, आपने जो पहले बताया था कि अगर दो स्फीयर्स में हम एक रॉड लगा दे तो वो सिर्फ मतलब वो सिग्मा बॉन्ड होगा, तो वो जो स्फीयर्स होंगे वो एक ही डायरेक्शन में मूव करेंगे या अपोजिट डायरेक्शंस में? दोनों एक साथ ही जाएंगे, जहां जाएंगे बाउंडेड हो गए, आपस में रोटेट नहीं करेंगे, ओके। समझो ना, मैंने बोला ना कि दो ऑरेंज ले लो, दो ऑरेंज के बीच में एक रॉड फिट कर दो, हाँ। और दोनों ऑरेंज एक साथ जाएंगे वो बात अलग, बट दोनों ऑरेंज का रोटेशन फ्री होगा, किसी भी डायरेक्शन में रोटेट करते रह सकते हैं, ओके ओके रोटेशन नहीं रोक सकते, बट एक और रॉड डाल दो तो रोटेशन रुक जाएगा, ओके। रिलेटिव रोटेशन। बट ये पॉइंट का इंपॉर्टेंस यहाँ पर नहीं है, ये ऑर्गेनिक में इसका इंपॉर्टेंस है। थैंक यू सर। ओके, 6 सिग्मा एंड 2 पाई,
हाँ 6 सिग्मा एंड 2 पाई, राइट। तो सिग्मा आप कान कर लो, एक रहेगा तो सिग्मा ही होगा, ये भी सिग्मा होगा, ये सिग्मा एक पाई है, ये सिग्मा पाई, कोई भी एक सिग्मा कोई एक पाई बना दो। हाँ 6 सिग्मा प्लस 2 पाई। ओके, अब नेक्स्ट एक दिया हुआ है क्वाड्रुपल बॉन्ड, बट इसका भी इंपॉर्टेंस नहीं है, आज तक आईआईटी में नहीं हुआ। क्वाड्रुपल बॉन्ड, सोचो तुमने अभी तक 3 ही बॉन्ड सुना होगा, कहीं भी ज्यादा से ज्यादा ट्रिपल बॉन्ड, 4 बॉन्ड नहीं सुना हुआ ना। हाँ तो यहाँ पे यूज आता है डेल्टा बॉन्ड का, जो मैंने बताया था। देखो इसमें DXY और DXY ओवरलैपिंग होगा, सामने से आके ओवरलैप कर रहा है, तो उसमें क्या बन जा रहा है तुम्हारा, जेड एक्सिस के अलोंग से ये एक्स एक्सिस वाई एक्सिस लिया और जेड एक्सिस से आके ओवरलैप कर गया, तो वहां पे क्वाड्रुपल बॉन्ड बनता है, डेल्टा बॉन्ड बन जाएगा उसमें। तो देखो RE2, कौन सा एग्जांपल दिया हुआ, Cl8, एग्जांपल किसका है, RE2, ये गूगल पे लिखोगे तो दिख जाएगा अच्छे से डिटेल में, Cl8, RE2Cl8 है, तो इस पे +3 चार्ज होता है, तो +6 हो गया, इस पे -8 हो गया, यही है ना। तो ओवरऑल पे चार्ज क्या होगा, 2-, ऐसे रहता है। अब ये दोनों RE और RE के बीच में ReCl है, ReCl4, अनदर ReCl4, इसके बीच में पहला जो बॉन्ड आएगा दैट इज सिग्मा बॉन्ड, वो तो फिक्स है, पहला बॉन्ड सिग्मा, दूसरा पाई, तीसरा पाई, ये चौथा बॉन्ड कहां से आ गया, 4 बॉन्ड है, सिग्मा पाई पाई, यही चौथा बॉन्ड डेल्टा बॉन्ड है, जो 2 डी ऑर्बिटल आपस में बॉन्ड बना रहे हैं, जो प्रीवियस पेज पे लिखा हुआ था, मैंने बोला था ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं है कि डेल्टा बॉन्ड बनता है। डेल्टा बॉन्ड आउट ऑफ सिलेबस है, बट IIT JEE एडवांस में कभी भी कुछ क्वेश्चन आउट ऑफ सिलेबस पूछ सकते हैं, एक एग्जांपल याद रखना, इसमें डी और डी का एक एक्स्ट्रा ओवरलैप आ जाता है, वो एक आध क्वेश्चन आउट ऑफ सिलेबस भी पूछ लेते हैं वो। ओके, lateral extent of overlapping pi bond less than axial overlapping, नहीं नहीं, लेटरल ओवरलैप ऊपर नीचे ओवरलैप हो रहा है, वो बाउंड करेगा ही नहीं, सिग्मा बॉन्ड ही हमेशा बाउंडेड होता है। वो इलेक्ट्रॉन कहाँ बाइंड करना है, 2 न्यूक्लियस के बीच में इलेक्ट्रॉन आएगा तो ही उसको बाइंड करेगा, ये से 2 न्यूक्लियस हो गया, इसके बीच में इलेक्ट्रॉन आएगा तो ही ये दोनों न्यूक्लियस को बाइंड करता है ना, ऐसे ये दोनों को अट्रैक्ट करके रखेगा। अब दोनों न्यूक्लियस को छोड़ दो, तुम इलेक्ट्रॉन को ऊपर नीचे रख दो, तो ये बाइंडेड होगा क्या, हाँ तो ओवरलैपिंग जो अप नीचे हो गया, ये इसीलिए सिग्मा बॉन्ड कभी भी पहले बनेगा, पहले दोनों आके सिग्मा बॉन्ड ही स्ट्रांग होगा, वो ग्लू की तरह काम करता है, गोंद की तरह होगा कि चिपक जाएगा वो बीच में, अब उसके ऊपर नीचे और बॉन्ड बनना है तो बनते रहे। क्लियर। एक और एग्जांपल दिया हुआ है MnCO5, जब डाइमर बनेगा तो उसमें भी एक डेल्टा बॉन्ड आता है, ये सब फॉर्म ऑफ डेल्टा बॉन्ड है। ओके, तो डेल्टा बॉन्ड पढ़ना नहीं है, आउट ऑफ सिलेबस है, बस देख लो इतना, थोड़ा सा कभी आ गया कि डेल्टा बॉन्ड कुछ होता है, क्या हो गया, JEE एडवांस में एक आध क्वेश्चन डिफरेंशिएट करने के लिए पूछ देंगे, टॉपर को डिफरेंशिएट करने के लिए, तो इतना याद रखना इसमें डेल्टा बॉन्ड होता है, और ज्यादा डिटेल की जरूरत नहीं, बाकी सब भूल जाओ। ओके, अब क्या डाउट है, इस सिग्मा बॉन्ड स्ट्रॉन्गर देन, छोड़ दो भूल जाओ सब, डेल्टा बॉन्ड विच रहे नियम, आरीज रहे नियम, lateral 6 sigma 2 pi s2 से 4, सब एग्जांपल तुमने आंसर दिया। फोर्थ बॉन्ड डेल्टा बॉन्ड है, हाँ फोर्थ बॉन्ड डेल्टा बॉन्ड है, जो उससे पहले डी वाले में दिया था कि DD का ओवरलैप हमेशा क्या बनाता है, अच्छा तुम इसलिए कंफ्यूज हो रहे हो, तुम लोगों ने वो पढ़ा नोट्स में कि पाई एंड डेल्टा बॉन्ड जो फॉर्म हुआ है, तो डेल्टा बॉन्ड नॉन एक्सियल वाला है, वो उस साइड भी लिखा हुआ था नोट्स में, है ना, सिग्मा बॉन्ड थ्योरेटिकली डी और डी के ओवरलैप से डेल्टा बॉन्ड बनेगा, डेल्टा बॉन्ड डी पाई बॉन्ड है, जो डेल्टा बॉन्ड है ना वो डी पाई बॉन्ड है, 2 डी ऑर्बिटल आपस में पाई बॉन्ड बनाएंगे तो
सिग्मा हमेशा एक ही होगा। डेल्टा बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड नहीं है, ये पाई बॉन्ड ही है। डेल्टा बॉन्ड मतलब क्या हो गया, डी पाई डी पाई। हाँ, पाई बॉन्ड की तरह ही है। तो पी पाई हो गया, पी पाई डी पाई हो गया, और ये डी पाई हो गया। तो इस तरह से फॉर्म हो जा रहा है तुम्हें। ओके, बाय ओवरलैपिंग विच ऑर्बिटल, डी पाई ना, सारे तीनों नॉन एक्सियल, डी एक्स वाई, डी वाई जेड, डी एक्स जेड, नॉन एक्सियल ऑर्बिटल्स ही बनाते हैं ना डी पाई बॉन्ड। सिग्मा तो बन नहीं सकता, सिग्मा थ्योरेटिकली बन सकता है डी और डी में, बट प्रैक्टिकली क्या बन सकता है, ओनली पाई बॉन्ड। और भी कौन सा है, डी पाई, तो कौन सा बनाएंगे, डी एक्स वाई, डी वाई जेड, डी एक्स जेड। ये तीनों इसके लिए क्या होना चाहिए, नॉन एक्सियल्स वाले, डी एक्स वाई, डी वाई जेड, डी एक्स जेड, यही ओवरलैप करेंगे। ओके, नेक्स्ट, कंपैरिजन ऑफ सिग्मा बॉन्ड स्ट्रेंथ। ये इंपॉर्टेंट है, एक ही क्वेश्चन आएगा ही आएगा। सिग्मा बॉन्ड स्ट्रेंथ का कंपैरिजन करो, किसका किसका होगा, व्हेन एंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस बिटवीन द बॉन्डेड एटम इज कांस्टेंट। जब इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस बिटवीन द बॉन्डेड एटम इज कांस्टेंट, मतलब सब सेम पीरियड के होंगे, ठीक है। तो ओवरलैपिंग क्या हो जाएगा, डिस्टेंस सेम है तो पी और पी का ओवरलैपिंग स्ट्रॉन्ग पड़ेगा देन एस एन पी देन एस एन एस। मतलब सब 3p ग्रेटर देन 3s 3p देन दिस। तो जैसे सोडियम सोडियम बनाओगे तुम, ये क्या हो गया 3s 3s, और क्लोरीन क्लोरीन बनाया जाए, ये 3p होगा। तो किसका बॉन्ड स्ट्रॉन्ग पड़ेगा, तो पी एन पी का बॉन्ड ज्यादा स्ट्रॉन्ग पड़ेगा, क्योंकि पी एन पी डायरेक्शनल है, डायरेक्शनल बॉन्ड स्ट्रॉन्ग होते हैं। पी एन पी बिल्कुल डायरेक्शनल होगा, जब ये पी दूसरे पी से आकर ओवरलैप करेगा तो इसमें इलेक्ट्रॉन सामने की ओर फ्लो कर जाते हैं, ये सब इधर आ जाते हैं, और एक लॉब इधर एक लॉब बन जाता है, तो पूरा डायरेक्शन पूरा इलेक्ट्रॉन इधर फ्लो कर देंगे, तो ये स्ट्रॉन्ग पड़ जाएगा। देन एस एन पी, एस में क्या हो गया कि स्फेरिकल हो गया, तो इसका ओवरलैपिंग उतना प्रॉपर नहीं रहेगा, ये पुअर रहेगा, इतना ही दूर रहेगा। और इसमें इसमें क्या हो जाएगा, इसके ओवरलैपिंग को देखोगे इस तरह से, इधर से, और इस तरह से, और इधर से, इस तरह से, तो ये पीएनपी का ओवरलैपिंग है, और ये पी और एस का ओवरलैपिंग हो गया। अब देन एस एन एस ओवरलैपिंग, ये एस हो गया, ये एस हो गया, ये मालूम चला नहीं ओवरलैपिंग सबसे कम है, तो ये क्वेश्चन आएगा ही आएगा। ओके, नेक्स्ट में देखो, when internuclear access between the bonded atom is not constant and value of bonded atomic orbitals are different। हाँ, तो क्या हो जाएगा, मतलब कि ये जैसे सब 3s वाले थे, 3s 3p तब की बात हो रही है, एन और Cl इस तरह से। तो सिग्मा बॉन्ड अपोजिट टू द बॉन्ड लेंथ होगा, मतलब जो बड़ा बॉन्ड लेंथ होगा उसका बॉन्ड स्ट्रेंथ हमेशा छोटा होगा। तो जैसे कि H और H ले लो, H और Cl ले लो, और Cl और Cl ले लो, तो बॉन्ड लेंथ किसका होगा, ये 1s छोटा छोटा होगा, दो छोटे एटम का साइज छोटा होता है, इसकी बॉन्ड एनर्जी ग्रेटर पड़ जाएगी देन व्हाट 1s 3p। ये सब 3s थे, ये दोनों 3 थे, तो 3 वाले थे, तो दोनों का साइज ऑलमोस्ट सेम रहा। ये d1 डिस्टेंस है, तो ये भी क्या होगा, डिस्टेंस सेम ही रहा, d2 रहा था, d1 इक्वल टू d2 ना, ऐसे। तो यहाँ पे क्या होगा, इज ग्रेटर देन 3p। हाँ,
तो इसकी बॉन्ड एनर्जी और कम होगी। ओके, अब कंपैरिजन बिटवीन पाई बॉन्ड स्ट्रेंथ। तो ये दो क्वेश्चन डायरेक्ट आएंगे। एक तो ये पूछेगा कि किसका ओवरलैप ज्यादा है, 2s 2p ऐसे कर देगा, क्वेश्चन दे देगा इस तरह से 2s 2p, ये डायरेक्ट क्वेश्चन होगा। 2p किसका बॉन्ड स्ट्रेंथ ज्यादा है, तो सब सेकंड पीरियड वाले हैं, तब तो इसका ज्यादा कर देना। क्लियर? बट तुम्हारा डिस्टेंस ही अलग कर दिया, मतलब बॉन्ड लेंथ ही तुम्हारा अलग पड़ जाए, बॉन्ड बड़ा होते जाए तो उल्टा कर देना। फिर 1s का साइज छोटा हो गया तो 1s का बिगर पड़ गया, देन 1s 2p, देन 2p। तो ये दो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आईआईटी के जो बार बार आते हैं। ये ऑर्डर याद नहीं रहता है, इसका मतलब सबको। अब तुम कैसे याद करोगे, तुम्हारे ऊपर। हाँ, अब बताओ। 4f तो दूर की बात है, वो तो लेंथेनाइड हम लोग जानते भी नहीं वो कहाँ बॉन्ड बनाएगा। ये बस ये ऑर्डर याद कर लो और कुछ नहीं, जो मैंने रेट में दिया है ना, ये ऑर्डर याद कर लो, हो जाएगा। जब सब सेम पीरियड के हों, 2s 2p तो 2p का ज्यादा होगा देन 2s 2p, देन 2s या 2 की जगह 3 कर देगा, 3s 3p या 4p 4p। हाँ, बट वो ना करे यदि ग्रुप में वेरिएशन आ जाए, पहला फर्स्ट का है, दूसरा इसमें सेकंड वाला आ गया, तीसरा ये दोनों सेकंड वाले हैं, तो उल्टा करना फिर। तो ये वाला कुछ ऐसा होता है ना कि इसमें डाउट्स टीचर्स को भी रहता है, जिसको सही से याद करना। ये क्या फॉर्म था, है ना। कई बुक ने इसको सही से क्लियर लिखा नहीं है। हाँ, बट जेडी ली वगैरह जैसे फॉरेन राइटर का बुक देखोगे तो क्लियरली रिटर्न है। जेडी ली तुम्हें पढ़ने की जरूरत नहीं है, मैं वो चीज करके दे दे रहा हूँ। ओके, कंपेरिजन ऑफ पाई बॉन्ड स्ट्रेंथ क्या है, फिर से वही, इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस बिटवीन द एटम इज कांस्टेंट। मतलब दोनों मान लो 3d का है, तब क्या होगा, ओवरलैपिंग किसका ज्यादा होगा, देखो दिया हुआ ना बुक में। तब डी पाई इज बेटर ओवरलैप देन व्हाट, पी पाई देन पी पाई। मान लो सब ये हो गया, तो इसमें ओवरलैपिंग जब करना होगा तो बेटर ओवरलैपिंग कौन सा दिखेगा, 3d ले लो, तो 3d ग्रेटर देन 3d पाई ग्रेटर देन 3d पाई, उसके साथ कौन सा, 2p पाई ग्रेटर देन 2p पाई ऐसे। और फिर से वही आ जाए, तो ये पॉइंट लर्न कर लोगे नेक्स्ट पॉइंट पे। बस ये 4 लाइन याद कर लो, इतना जो नोट्स में दिया उससे अच्छा। फिर से बॉन्ड लेंथ का अपोजिट कर देना, यदि बॉन्ड लेंथ का अपोजिट करना पड़े तो क्या आ जाएगा इसमें, तब फिर से वही कर जाओ, 3d पाई 2p पाई 2p पाई, इसका ओवरलैप इज ग्रेटर देन व्हाट। ये सब 3d वाले थे तब की बात थी, 3d पाई सब सेम वाले थे।
हाँ, तो यहाँ पे क्या होगा, जब सब सेम वाले होंगे, बट 2p पाई और 3d पाई एक बड़ा वाला हो गया तो ओवरलैपिंग वीक पड़ जाएगा। देन व्हाट, 3d पाई जैसे ऊपर था वहां सिग्मा था, यहाँ पाई था, बाकी कोई डिफरेंस नहीं, वो सब सिग्मा वाले थे। तो सब सेम वाले हो गए, 2s 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 2p। तो क्या होगा, ss ग्रेटर देन sp देन pp। उसी तरह यहाँ पे जब पाई भी करोगे तो dd ओवरलैप ग्रेटर देन dnp देन pnp। हाँ, और यदि अलग पड़ गया, एक 2 का पड़ गया और एक 3 का पड़ गया, एक सेकंड और थर्ड का, तो फिर ऐसा करना होगा थर्ड एंड थर्ड का। तब तुम्हें बॉन्ड लेंथ के अपोजिट लेना है। यदि डिस्टेंस बड़ा पड़ रहा है तो पाई बॉन्ड वीक पड़ेगा ही पड़ेगा। तो 2p और 3d में डिस्टेंस बहुत बड़ा हो जाएगा, एक 3d वाला बड़ा एटम होगा तो वो वीक पड़ जाएगा। बट सेम पीरियड क्यों होंगे, तो ये दोनों सेम ट्रेंड फॉलो कर रहे हैं, फर्स्ट एंड थर्ड सेम पीरियड में, एंड देन इधर वाले। बट इसमें एक्सेप्शन भी है। एक्सेप्शंस कौन से होंगे वो देखो, क्या क्या देखो, फ्लोरीन और फ्लोरीन ये सिग्मा बॉन्ड है, और क्लोरीन और क्लोरीन है सिग्मा बॉन्ड। तो क्लोरीन एंड क्लोरीन का सिग्मा बॉन्ड ज्यादा स्ट्रॉन्ग पड़ रहा है देन फ्लोरीन एंड फ्लोरीन का सिग्मा बॉन्ड। रीजन क्या है, इसमें लोन पेयर का रिपल्शन हो गया। ये सब जो भी मैं अभी पढ़ा रहा हूँ सब जेई एडवांस के लिए, मेंस में बहुत सिंपल क्वेश्चन होंगे। क्लियर, बुकलेट सॉल्व करोगे लगेगा अरे कुछ भी नहीं है, बट ये सब उसके लिए एडवांस पे टॉप रैंक में जाना चाहते हो। तो फ्लोरीन फ्लोरीन का रिपल्शन होगा तो उसमें क्या होगा, 2p बॉन्ड वीक पड़ गया, और क्लोरीन में 3p है ना। तो फ्लोरीन और फ्लोरीन के लोन पेयर जो होते हैं बहुत कंसंट्रेटेड होंगे तो वो बहुत रिपल्सन कर सकते हैं, यही है ना। क्लियर हुआ अभी, तो इसलिए उसका बॉन्ड स्ट्रेंथ क्या हो गया तुम्हारा, वीक पड़ गया। तो फ्लोरीन फ्लोरीन हाईली रिएक्टिव होता है, तुरंत टूटता है, बॉन्ड एनर्जी कम पड़ जाती है। उसके बाद देखो ऑक्सीजन ऑक्सीजन एंड सल्फर। तो फिर ऑक्सीजन ऑक्सीजन में लोन पेयर रिपल्सन होगा, कंसंट्रेटेड होंगे, छोटे छोटे एटम है तो लोन पेयर भी कंसंट्रेटेड है ना। तो उसमें भी क्या होगा, रिपल्सन चला जाएगा। नेक्स्ट में देखो सल्फर 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 में भी ऐसा ही है ना। हाँ, नेक्स्ट नाइट्रोजन नाइट्रोजन तो लोन पे रिपल्सन होगा, तो ये वाला एक्सेप्शन याद कर लेना। क्लियर कैसे है, ठीक है। नेक्स्ट, तो अब देखो बॉन्ड एनर्जी लिखना है, तो फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन। फ्लोरीन का बॉन्ड एनर्जी कहाँ पे है वो देखो। हाँ भार्गव बोलो। हाँ बताओ। सर वो लास्ट वाला जो सीरीज है वो फिर से लिख सकते हो क्या, वो समझ नहीं आ रहा है मुझे। कौन सा सीरीज लिखा हुआ है नोट्स में, देखो कौन सा बोल रहे हो। सर वो लास्ट वाला, अच्छा, अभी जो जो आप लिख मैंने रहे लिख हो। दिया है उस चीज को। हाँ सर वही। हाँ हाँ हाँ, देखो हाँ सिद्धे बताओ। सर बोलो। आपने अभी जो एक्सेप्शंस बताए ना उसके हाँ, रीजंस नहीं समझ में आए सर। देखो दो फ्लोरीन आइटम लोगे, फ्लोरीन क्लोरीन कौन सा बड़ा आइटम है। क्लोरीन बड़ा है। क्लोरीन छोटा होता है, सेकंड पीरियड का है, क्लोरीन बड़ा है ना। हाँ हाँ हाँ। तो फ्लोरीन में जो दो इलेक्ट्रॉन होंगे एकदम कंसंट्रेटेड होंगे लोन पेयर। इलेक्ट्रॉन हाँ अपने क्लोरीन का क्यों कम था, उसमें इलेक्ट्रॉन लोन पेयर इतना ज्यादा डेंस होता है ना कि बाहर वाले इलेक्ट्रॉन को रिपेल करते रहता है, तो जल्दी यस सर। एक्सेप्ट नहीं करता। तो फ्लोरीन का साइज इतना छोटा है कि दोनों लोन पेयर एकदम छोटे छोटे साइज में, तो कंसंट्रेटेड चार्ज है तो आपस में रिपेल करते रहते हैं। ओके सर। रिपल्सन से क्या होगा, तुरंत टूट जाएगा बॉन्ड, थोड़ी भी एनर्जी दोगे तो टूट जाएगा, बट क्लोरीन जल्दी ब्रेक नहीं होगा। क्यों नहीं बॉन्ड होगा, उसमें लोन पेयर का रिपल्शन नहीं है, ये अंडर स्ट्रेन है फ्लोरीन फ्लोरीन। हाँ सर अभी समझा। हाँ, तो इसके लिए F2 का बॉन्ड वीक पड़ जाता है। तो ये बॉन्ड ऑर्डर वैसे तो तुम्हें बाद में कभी जाकर लर्न करना ही है कहीं ना कहीं, तो इसको यही लर्न कर ले। क्या हो जाएगा, तो बॉन्ड ऑर्डर होना चाहिए था कि डाउन द ग्रुप बॉन्ड एनर्जी डिक्रीज होता था, F2 Cl2 Br2 I2 ऐसे होना चाहिए ना, बॉन्ड एनर्जी डिक्रीज है। बट F2 में लोन पेयर का रिपल्सन इतना हाई होता है कि यहाँ डिप कर जाता है वो। तो Cl2 Br2 देन F2 देन I2 आता है, F2 बाद में आता है, इसके बाद आता है सर, यहाँ पे नहीं, ये इस साइड आ जाता है। हाँ, तो ये बॉन्ड एनर्जी Cl2 F2 Br2 F2 और I2 ये बॉन्ड एनर्जी जो नेक्स्ट पेज पे दिया हुआ। ठीक है ना, एक्सेप्शन क्यों हो गया, फ्लोरीन फ्लोरीन का स्मॉलर साइज से रिपल्सन बढ़ जाता है, वही दिखाया ना।
रिपल्सन दिखाया हुआ है, 2 इलेक्ट्रॉन रिपेल करते रहेंगे। तो सिमिलरली ऑक्सीजन मतलब सेकंड पीरियड वाले का कम होता है देन थर्ड पीरियड। सेकंड पीरियड वाले कौन से हैं? फ्लोरीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, तो उसकी बॉन्ड एनर्जी कम होगी देन थर्ड पीरियड। के भी ऑब्जेक्टिव आता है तो जल्दी समझ में नहीं आता करना क्या। देख लो, समझ में आया अभी? ओके, नेक्स्ट करें। हाँ, लास्ट वाला से रिजेक्ट नहीं हुआ था। लास्ट वाला जो मैंने लिखा है, ओके, इसमें क्या हो जाएगा देखो, ये 2p का ओवरलैप, 2p पाई, एक 2p और 3p पड़ेगा तो बॉन्ड अचानक वीक पड़ जाएगा। देन 3d वाले ऐसे, मतलब ये जब बॉन्ड लेंथ अलग अलग ग्रुप के आ गए तो उसकी एनर्जी कम होती जाती है। तो 2p और 3d का बॉन्ड एनर्जी और कम होगा, 3d और कम होगा, 3d 4d लाओगे तो और कम होगा, 3d 5d और कम होगा। मतलब जितना डाउन द ग्रुप जाते हो बॉन्ड एनर्जी डिक्रीज होता है। ये एक्सपेक्टेड था फोर्थ वाला कि तुम समझ गए, ये सेकंड समझ गए कि ऐसा हो गया, तो ये भी समझ गए कि ऐसा हो गया, इसलिए लिखा हुआ नहीं है। ये पॉइंट लिखा हुआ नहीं है जो लास्ट में ब्लू में मैं कर रहा हूँ, वहां पे छोड़ा हुआ है कि ये पॉइंट समझ में आ गया, तो ये भी वही पॉइंट है, बस उसी पॉइंट को मैं इलिस्ट्रेट करके बता रहा हूँ। क्लियर हुआ? हाँ बताओ। हाँ, डाउन द ग्रुप बॉन्ड एनर्जी कम होती है, तो यही दोनों में था कि 1s और एक 2 वाला आ जाए, 3 वाला आ जाए तो बॉन्ड एनर्जी कम होती जाएगी। उसके बाद वाला जो दिया हुआ पॉइंट वो देख लो, तो बॉन्ड एनर्जी दे दिया F2Cl2 Br2I2 नहीं आएगा, Cl2 Br2 देन F2 आ जाता है। उसके बाद सेकंड पीरियड में देखो बॉन्ड एनर्जी कैसा दिया, बोरॉन बोरॉन की बॉन्ड एनर्जी से ज्यादा कार्बन कार्बन, देन नाइट्रोजन नाइट्रोजन में रिपल्सन आ गया, तो यहाँ पे कार्बन कार्बन की बॉन्ड एनर्जी ज्यादा पड़ गई देन नाइट्रोजन नाइट्रोजन, और ऑक्सीजन ऑक्सीजन की बॉन्ड एनर्जी और कम पड़ गई, फ्लोरीन फ्लोरीन की और कम पड़ गई। ठीक है, ये कम पड़ते जा रहा, तो बॉन्ड एनर्जी, इसको थोड़ा सोच का तुम लोग कंफ्यूज हो रहे हो, इतना डाउट। हाँ, ये भी सही रहेगा। ठीक है, तो लेक्चर